नमस्कार मित्रों, क्या आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं और आपका सपना है एक अच्छी नौकरी पाने का? तो आप अपने सपने को करिए साकार पाथ ऑफ जॉब के साथ, जहां आप पाएंगे ऑथेंटिक जॉब न्यूज़। जॉब पाने के लिए आपका परीक्षा में पास होना आवश्यक है और परीक्षा में पास होने के लिए आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करने में महारत हासिल होनी चाहिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसको हल करने के बाद आप विभिन्न परीक्षाओं को पास करने में सक्षम हो सकेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है इनोवेशन सुरक्षित अभियान। ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ऑप्शन नंबर सी है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी है घर सवेरा अभियान। जी हाँ, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में जिस अभियान की शुरुआत की उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम। बिल्कुल, आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम। इस आयोग ने और पीरामल फाउंडेशन ने, इस आयोग यानी नीति आयोग ने और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान शुरुआत किया। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता करेगा जिनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं या लक्षण नहीं हैं। अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जी हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं घर पर ही उनको मुहैया कराई जाएंगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी है असम। ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, किस राज्य को मिला है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार? बताएं। बिल्कुल, कॉपी पेन निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। वाटर ब्यूरियल एएम टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनहू से प्रेरित है जो येशे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है ये। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? जी हां, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 ये रहा और इसके ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी आरबीएल बैंक। ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। ऑप्शन नंबर डी देना बैंक। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक इसका है उत्तर। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए, हाँ जी, एक साल के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। वे 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। आरबीएल बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? एक बार पुनः सुने प्रश्न को। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर
ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी है कैनरा बैंक। जी हाँ, बताएं कौन सी बैंक है। जी, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। इनमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना, वहीं पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व कीट दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। एक बार फिर से सुने प्रश्न को। विश्व कीट दिवस यानी वर्ल्ड पेस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 6 जून, ऑप्शन नंबर डी है 15 अप्रैल। जी हाँ, बताएं इसका सही उत्तर कौन सा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 6 जून। हर साल विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। आइए आपको इसके बारे में बता दें कि यह कीट प्रबंधन के बारे में आइए आपको इसके बारे में बता दें, यह कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने, कीट प्रबंधन की टेक्नोलॉजी में हाल ही के विकास में जो विवरण हैं उनको साझा करने और वर्तमान कीट के खतरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहला विश्व कीट दिवस कब मनाया गया था। जी हाँ, पहला मनाया गया था 2017 में। ये भी आप नोट कर लें, 2017 में मनाया गया था पहला कीट दिवस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में कौन सा देश है जो ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। जी हाँ, एक बार फिर से सुने प्रश्न को। हाल ही में कौन सा देश है जो ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर जापान, ऑप्शन नंबर बी है आपकी स्क्रीन पर बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है आपकी स्क्रीन पर रूस, ऑप्शन नंबर डी है आपकी स्क्रीन पर चीन। जी हाँ, अब इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस के राष्ट्रपति ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। इस समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि रूस और अमेरिका इस महीने जेनेवा में होने वाली बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस समझौते से बाहर आया था। जी हाँ, 2020 में ही अमेरिका आ गया था इस समझौते से बाहर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर विश्व समुद्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी है आपकी स्क्रीन पर विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, ऑप्शन नंबर सी विश्व प्रकाश दिवस, ऑप्शन नंबर डी विश्व मजदूर दिवस। जी हाँ, बताएं इसका उत्तर, सोचें इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर है विश्व समुद्र दिवस। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2 माह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बीना जाता है, जबकि शेष 1/3 प्लास्टिक कचरा फैला रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रचलन 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया था। जी हाँ,
प्रधानमंत्री ने 2018 में ही एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रचलन 2022 यानी कि आने वाली साल तक समाप्त करने के लिए कहा था। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर जापान, ऑप्शन नंबर बी है आपकी स्क्रीन पर फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है आपकी स्क्रीन पर चीन, ऑप्शन नंबर डी है आपकी स्क्रीन पर नेपाल। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, अगर आपने नहीं निकाला है फिर से लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोगी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी 1950 करोड़ रुपए लगभग का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। प्राधिकरण के बयान के मुताबिक गूगल द्वारा अपनाया गया रवैया बेहद गंभीर है। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? जी हाँ, एक बार फिर से सुने प्रश्न को। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है जल जीवन मिशन, ऑप्शन नंबर बी है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी है मिशन शक्ति कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। जी हाँ, कौन सा मिशन है जिसको लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? जी हाँ, बताएं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। भारत ने बुधवार को एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन लॉन्च किया गया है। जी हाँ, अभी हाल में बुधवार को ही लॉन्च किया गया है, पिछले बुधवार को ही। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। जी हाँ, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 5 मई, ऑप्शन नंबर डी है 8 जून। जी हाँ, किस दिन मनाया जाता है? कॉपी पेन निकाल लीजिए, अगर आपने नहीं निकाला और लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जी हाँ, 8 जून। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के बारे में जानें और अवेयर हो सकें ताकि इससे बचाव हो सके। जी हाँ, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 11। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुने प्रश्न को। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन नंबर बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर सी है अनुपम सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मोहन अग्रवाल। जी हाँ, किसे नियुक्त किया गया है नए शिक्षा सलाहकार के रूप में विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में? बताएं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसाले को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। जी हाँ, इनको 3 साल के लिए बनाया गया है।
दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और क्यूआर कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने साल 2009 में मवेशियों वाले बाड़े को स्कूल में बदलकर शिक्षण कार्य शुरू किया था। जी हाँ, मवेशियों वाले बाड़े को इन्होंने स्कूल में बदल करके टीचिंग स्टार्ट की थी इन्होंने, और इनको मिल चुका है ग्लोबल टीचर अवार्ड भी। जी हाँ, ध्यान रखें 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। विश्व बैंक में नया शिक्षक सलाहकार, जी हाँ, नए शिक्षा सलाहकार हैं ये, रंजीत सिंह दिसाले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? जी हाँ, कितने करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए है 40 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है 50 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर सी है 30 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर डी है 20 करोड़ डॉलर। जी हाँ, इसका सही उत्तर बताएं, कौन सा उत्तर है इसका? 40 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर, 30 करोड़ या 20 करोड़ डॉलर? जी हाँ, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही है 50 करोड़ डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए यह विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। जी हाँ, यह सेकंड प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का। इससे पहले पिछले साल जुलाई में 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। जी हाँ, पिछली साल कोरोना काल में वर्ल्ड बैंक ने 75 करोड़, जी हाँ 75 करोड़ 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। यह दूसरी बार उन्होंने ये मंजूरी दी है इन्होंने। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 13 है। निम्न में से किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? फिर से एक बार सुने प्रश्न को। निम्न में से किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है असम। जी हाँ, सही उत्तर है बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं थोड़ा सा उससे हटके है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। काफी लोगों ने सोचा होगा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। दिल्ली में 45 से ऊपर की उम्र के लगभग 57 लाख लोग हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 57 लाख लोग हैं दिल्ली में। इन 57 लाख लोगों में से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। 30 लाख लोग बचे हैं। जी हाँ, 30 लाख लोग अभी बचे हुए हैं जिनको अभी पहली डोज लगाई जानी है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से लेकर 24 की अवधि के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है भारत। जी हाँ, इसका सही उत्तर है, ठीक बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन नंबर डी यानी भारत। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से लेकर 24 की अवधि के लिए चुना गया है।
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए लोगों को और मुद्दों को एक साथ लाता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15। विश्व महासागर दिवस। जी हाँ, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर 8 जून, ऑप्शन नंबर बी है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 4 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है 15 मई। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 8 जून। 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यह मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस पर हर साल एक नई थीम का चुनाव किया जाता है। इस साल की विश्व महासागर की थीम द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड रखी गई है। पहला विश्व महासागर दिवस। जी हाँ, पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। नोट कर लीजिए, पहला मनाया गया था 8 जून 2009 को विश्व महासागर दिवस। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? जी हाँ, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ए है भूटान, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है मालदीव, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। जी हाँ, इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। मालदीव ने दिसंबर 2018 में शाहिद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। भारत ने नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले हैं। उनका कार्यकाल 2021 से लेकर 22 तक का होगा। जी हाँ, 2021 से लेकर 22 तक का होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? ये है आपका प्रश्न और इसके अब ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 7 जून, ऑप्शन नंबर बी है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर डी है 15 मई। जी हाँ, कब मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया जाता है हर साल 7 जून, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 7 जून को मनाते हैं हर साल और इस मौके पर खाद्य जनित बीमारियों को नियंत्रित करने और पता लगाने और रोकथाम के प्रयास पर रोशनी डाली जाती है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए इस साल का विषय रखा गया है वो है सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए, जो सुरक्षित भोजन खाने और पैदा करने पर फोकस करता है। ये दिन खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता है और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से की गई थी। जी हाँ, लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए अगर आपने अभी नहीं निकाला है। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से इस दिन को मनाए जाने की पहली बार घोषणा की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले
निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आईएनएस खंडेरी, ऑप्शन नंबर बी है आईएनएस संध्याक, ऑप्शन नंबर सी है आईएनएस कलवरी, ऑप्शन नंबर डी है आईएनएस अरिहंत। जी हाँ, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आईएनएस संध्याक। आईएनएस संध्याक भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्याक 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 4 जून 2021 को सेवा मुक्त हो गया। इस जहाज की परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल एफ एल फ्रेजर ने की थी। जी हाँ, रियर एडमिरल एफ एल फ्रेजर ने की थी, जिन्होंने भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस जहाज का निर्माण 1978 में कील बिछाकर GRSE कोलकाता, तब जिसका नाम कलकत्ता था, में शुरू हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? जी हाँ, नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अब आप इसका उत्तर बताइए, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? जी हाँ, केरल सरकार ने। जी बिल्कुल, केरल सरकार ने किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए केरल, केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़, हाँ जी, 200 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया है। नोट करें, बिल्कुल जानकारी जो दी जा रही है आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा ही सही परीक्षाओं में करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को विधिवत सुने, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और आपको जो भी बिंदु महत्वपूर्ण लगते हैं उनको आप नोट करते जाएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है? किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी है आपकी स्क्रीन पर ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। ब्राजील ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। नोट करें, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका विवरण दिया जा रहा है आपको, बिंदुवार आप नोट करें। भारत बायोटेक द्वारा किया गया है इस वैक्सीन का निर्माण। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल ब्राजील ने भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ठीक बिल्कुल, अभी हाल में ही लॉन्च किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर है, E200 पायलट प्रोजेक्ट, बी E100 पायलट प्रोजेक्ट, सी E300 पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी E400 पायलट प्रोजेक्ट। जी हाँ, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, E100 पायलट प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी E100 पायलट प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है लॉरा मुइरो, ऑप्शन नंबर बी है हन्ना किलेन, ऑप्शन नंबर सी है नादिन विसेर, ऑप्शन नंबर डी है सिफान हसन। जी हाँ, बताएं कौन सी महिला धावक है, नीदरलैंड की रहने वाली है, जिसने 10,000 मीटर की दूरी मात्र 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर डी है सिफान हसन। सिफान हसन ने लंबी दौड़ की नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मात्र 29 मिनट 6.82 सेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था। बिल्कुल नोट कर लें किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। अल्माज अयाना, जो रहने वाली थी इथोपिया की। अल्माज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17.45 सेकंड के समय में इस दूरी को तय किया था। जी हाँ, 10,000 मीटर की दूरी उन्होंने 29 मिनट 17.45 सेकंड में पूरी की थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 23। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 5 जून, ऑप्शन नंबर डी है 9 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभी हाल में ही मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी यानी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति उनको बताना है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इस कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, वहीं इंसान कई गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जी हाँ, बताएं कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है एससी, एसटी और ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं
जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे इस योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। इस योजना से हर वर्ग के कमजोर विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे को आगे बढ़ाने के भी समान अवसर मिल सकेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? एक बार फिर से सुने प्रश्न को। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। जी हाँ, किस राज्य सरकार ने किया है, बताएं इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सकें। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप पेश किया। राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9.2 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यूविन कार्ड दिए गए हैं। जी हाँ, उनको यूविन कार्ड मिल चुके हैं 9.2 लाख मजदूरों को, अर्थात लगभग 9.25 लाख मजदूरों को। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है 4.5%, ऑप्शन नंबर बी है 7.5%, ऑप्शन नंबर सी है 9.5%, ऑप्शन नंबर डी है 8.5%। जी हाँ, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 7.5%। जी हाँ, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 यानी कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार को नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए और सभी प्रश्नों के उत्तर विधिवत लिखते चलें। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? जी हाँ, एक बार फिर से सुने। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 3 साल, ऑप्शन नंबर बी है 4 साल, ऑप्शन नंबर सी है 2 साल, ऑप्शन नंबर डी है 1 साल। जी हाँ, कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। आरबीआई में नियुक्ति से पहले वह आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर हैं। जी हाँ, ये नाम भी आप लिख लीजिए। माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर आरबीआई के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर हैं जो अभी सेवा में हैं। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है?
एक बार फिर से सुने प्रश्न को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है डीसीबी बैंक, ऑप्शन नंबर बी है बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर सी है देना बैंक, ऑप्शन नंबर डी है धनलक्ष्मी बैंक। जी हाँ, आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बंधन बैंक। बंधन बैंक इसका सही उत्तर है। आरबीआई ने घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। घोष जो भारत में माइक्रो फाइनेंस के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं, ने 2001 में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में बंधन की स्थापना की, जो सतत आजीविका सृजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ा था। जी हाँ, इन्होंने ही इस बैंक की, इस उद्यम की इन्होंने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कोविड-19 महामारी के समय, इस समय जो भी परीक्षाएं होंगी इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना है। उत्तर को भली भांति सुने और नोट करें। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फाइजर कोविड-19 वैक्सीन के कितने मिलियन खुराक सबसे गरीब देशों को, जो दुनिया भर के सबसे गरीब देश हैं, उनको इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दान करने की घोषणा की है? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए 500 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 400 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 300 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी 200 मिलियन। जी हाँ, इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 500 मिलियन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 की जो वैक्सीन है की 500 मिलियन खुराक, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 2021 के अंत तक 200 मिलियन खुराक और 2022 की पहली छमाही में 300 मिलियन खुराक वितरित करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका ने वैश्विक कोवैक्स गठबंधन के तहत 92 निम्न आय वाले देशों और अफ्रीकी संघ को वितरित करने के लिए 500 मिलियन फाइजर खुराक खरीदने और फिर उनको दान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने, जी हाँ अभी हाल में ही किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? फिर से सुनिए प्रश्न को। हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है चीन। जी हाँ, कौन सा है देश बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के साथ चीन व्यापार और मानवाधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के
दबाव के खिलाफ अपने बचाव करना चाहता है। चीन ने अमेरिका पर चीनी फर्मों को दबाने का आरोप लगाने और जवाबी कार्रवाई की परोक्ष धमकी देने के बाद यह कानून पारित किया। चीन लंबे समय से व्यापार पर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिकी कानून के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के बारे में शिकायत कर रहा है। जी हाँ, चीन ने ही अभी इन विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस राहुल सचदेवा। ऑप्शन नंबर बी है जस्टिस संजय यादव। ऑप्शन नंबर सी है जस्टिस प्रमोद यादव। ऑप्शन नंबर डी है जस्टिस अनिल कुमार। जी हाँ, अनिल कुमार है। ऑप्शन नंबर डी जस्टिस अनिल कुमार। सही उत्तर बताएं, इसमें सही उत्तर कौन से हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसको नियुक्त किया गया है? इन चारों में से बताएं, सोचें। अभी आपने हाल में ही पढ़ा होगा जिसे नियुक्त किया गया है। इसका है ऑप्शन नंबर बी जस्टिस संजय यादव। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, जस्टिस संजय यादव। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति शपथ ग्रहण व कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए कहा था। जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। जी हां, जस्टिस संजय यादव अब होंगे यूपी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। इंग्लैंड के निम्न में से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर बी है ओली रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर सी है जोफ्रा आर्चर। ऑप्शन नंबर डी है जॉस बटलर। जी हाँ, बताएं, इंग्लैंड के कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़ा है और देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है? एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड एलिस्टर कुक के नाम था। जी हाँ, आप कॉपी पेन निकाल लें, नहीं निकाला है आपने और लिख लें। ऑप्शन नंबर ए जेम्स एंडरसन। जी हाँ, इसका प्रश्न का उत्तर है जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर ए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरते ही जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हाँ, पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, जिन्होंने 2006 से 2018 के बीच में 161 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। एंडरसन ने 18 साल पहले, अभी से 18 साल पहले एंडरसन ने, यानी कि 2003 में लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। अगर आपने कॉपी पेन अभी भी नहीं निकाला है तो फटाफट निकाल के आप लिख लीजिए। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने अपनी शुरुआत की थी एंडरसन ने, और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो खेला गया था इनका टेस्ट मैच 2003 में, उससे इन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। यानी कि याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं अभी से 18 साल पहले। जी हाँ, अभी 2021 चल रहा है, यानी कि 18 साल पहले 2003 में एंडरसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच खेल करके अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। और इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा उनका नाम था एलिस्टर कुक, जो सलामी बल्लेबाज थे। जी हाँ, ये भी नोट कर लीजिएगा, किसका रिकॉर्ड तोड़ा? एलिस्टर कुक का तोड़ा।
और एलिस्टर कुक जो थे उन्होंने 161 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेले थे। जी हाँ, 161। 2006 से 2018, बिल्कुल ये भी याद रखिएगा, 2006 से 2018 तक उन्होंने खेला टेस्ट मैच। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर, भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020 से 2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, भारत के कौन से राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, बताएं। इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ, एमपी रहा है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की रिपोर्ट में टॉप पर। ये रिपोर्ट है 2020 से 2021 वर्ष की। जी हाँ, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोर रिपोर्ट में हिमाचल वर्ष 2018 और 19 में 18वें स्थान पर था और एमपी है इस समय टॉप पर, यानी कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में टॉप पर है एमपी। नोट कर लें अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है, बिल्कुल नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना है, बिल्कुल लिखें इसको। एमपी ने टॉप किया है इस रिपोर्ट में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जी हाँ, बताएं, बंगाल का वो कौन सा क्रिकेटर था जो 72 साल की उम्र में एक्सपायर हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर बी है वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी है मुरली विजय, ऑप्शन नंबर डी रवि बनर्जी। जी हाँ, कौन से हैं इनमें से? अनिल कुंबले हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, मुरली विजय हैं या रवि बनर्जी हैं? बंगाल के कौन से क्रिकेटर हैं जिनका 72 इयर्स की एज में डेथ हो गई, जिनकी अभी हाल में ही? बताएं कौन है चारों ऑप्शन में से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी रवि बनर्जी। रवि बनर्जी बंगाल के पूर्व क्रिकेटर थे और इनका लंबी बीमारी के बाद अभी निधन हो गया। यह जानकारी बंगाल क्रिकेट संघ ने दी है कि वे 72 वर्ष के थे। बनर्जी 1969-70 से 1974-75 के बीच बंगाल के लिए 10 प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके थे। जी हाँ, रवि बनर्जी बिल्कुल बंगाल के पूर्व क्रिकेटर थे और इनकी उम्र 72 साल है, ये भी नोट करें, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 11। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? जी हाँ, ऐसे कौन से थे यूपी कैडर के आईएएस जो रह चुके हैं जिनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? जी हाँ, बताएं। ऑप्शन नंबर ए है अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन नंबर बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर सी है कमल त्यागी, ऑप्शन नंबर डी है मोहन कुमार पांडे। जी हाँ, कौन से हैं उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी जिनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? बिल्कुल अभी हाल में ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, इनका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर हैं जो रिटायर हो चुके हैं। अनूप चंद्र पांडे को 8 जून 2021 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अनूप चंद्र पांडे का जन्म जो हुआ था 15 फरवरी 1959 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली। वे 1984 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं जो 31 अगस्त 2019 को सेवानिवृत्त हुए। जी हाँ, रिटायर हो चुके हैं ये।
2019 में हुए, 2019 की 31 अगस्त को हो चुके रिटायर। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे ये अनूप चंद्र पांडे, और इन्होंने 37 साल तक यूपी में अलग अलग पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी। 8 जून को इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। जी हाँ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिहार। जी हाँ, किस राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार है? पंजाब की है, असम की है, राजस्थान की है, बिहार की है, कौन सी है जिसने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ही हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ ध्यान दें, उनको ही ये लाभ मिलेगा जिन कृषि उपभोक्ताओं ने अपने यहाँ मीटर लगवा रखा है, बिजली का मीटर जिन्होंने लगवा रखा है, उनको ही हर साल अधिकतम 12,000 रुपए और हर महीने 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। प्रश्न संख्या 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? जी हाँ, कितने प्रतिशत कर दिया है? 11% से घटाकर। आपका उत्तर ए है 7.5%। ऑप्शन नंबर बी है 6.5%। ऑप्शन नंबर सी है 8.5%। ऑप्शन नंबर डी है 9.5%। जी हाँ, कौन बताएं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लें, कॉपी पेन निकाल लें। ऑप्शन नंबर डी 9.5%। जी हाँ, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण निजी खपत और निवेश पर पड़ रहे प्रभाव के चलते जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। जी हाँ, महामारी जो चल रही है कोरोना महामारी, उस महामारी के कारण ही उसने इस अपने अनुमान में कटौती की है। उसका अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में जो आपका सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान है उसका जो 11% से घटाकर उसने 9.5% यानी कि 1.5% कम कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 14। विश्व प्रत्यायन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 10 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 9 जून, ऑप्शन नंबर सी है 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 25 मई। जी हाँ, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 9 जून। हर साल विश्व प्रत्यायन दिवस, जी हाँ, 9 जून को मनाया जाता है। यह दिवस व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग यानी ILAC, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम यानी IAF
द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट करें और बने रहिए हमारे साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन, जी हाँ, कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और वो ऐसा दुनिया का पहला देश बना है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर एल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी है ग्वाटेमाला, ऑप्शन नंबर सी है निकारागुआ, ऑप्शन नंबर डी है जमैका। ऐसा कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और दुनिया का वो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है अल सल्वाडोर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है और अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था, लेकिन एल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, 62 की तुलना में 84 वोट मिले हैं और इसको मंजूरी मिल गई है। अल सल्वाडोर, नोट करें। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे आपको इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा की सामग्री आपको विधिवत समय पर मिलती रहे। जी हाँ, प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? जी हाँ, कौन, क्वेश्चन नंबर 16 था आपकी स्क्रीन पर ये, कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है जिसने 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था और उनका निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी है डिंको सिंह, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है मोहन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी है प्रमोद सिंह। जी हाँ, कौन सा है बताएं, इनमें से मुक्केबाज कौन सा रहा था, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर रहा था जिसने 1998 एशियाई खेलों में देश की ओर से गए थे खेलने और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और उनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। 1998 एशियाई खेलों में गए थे ये और गोल्ड मेडल जीत करके लाए थे। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर रहे, बताएं क्या नाम है उनका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यानी डिंको सिंह। दिग्गज मुक्केबाज रहे हैं ये डिंको सिंह और इन्होंने 1998 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में ख्याति पाई थी। ये लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। वर्ष 2017 से ही इनका उपचार चल रहा था। जी हाँ, लगभग 4 साल हो गए थे उपचार चलते हुए। मणिपुर के रहने वाले थे डिंको सिंह और 1998 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया सरकार की ओर से और तो और 2013 में इनको पद्मश्री भी मिला था। जी हाँ, नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। 1998 में अर्जुन पुरस्कार मिलता है और 2013 में पद्मश्री मिलता है इनको। जी हाँ, डिंको सिंह ने 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। जी हाँ, 1997 में इन्होंने किया था अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू। आप इस तरह याद कर सकते हैं, जब उन्होंने डेब्यू किया था उसके 1 साल बाद ही इनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है। जी हाँ, 1 साल बाद इनको मिलता है अर्जुन पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार मिलने के 15 साल के बाद इनको मिलता है पद्मश्री। जी हाँ, 15 साल के बाद पद्मश्री मिलता है। नोट करें, इस तरह से कर सकते हैं आप नोट। जब इन्होंने डेब्यू किया उसके 1 साल बाद ही इनको मिल जाता है अर्जुन पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार मिलने के 15 साल बाद इनको मिल जाता है पद्मश्री। जी हाँ, डिंको सिंह, जी हाँ, डिंको सिंह जो रहने वाले थे आपके मणिपुर के और बहुत ही दिग्गज मुक्केबाज थे। नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बने रहिए हमारे साथ। प्रश्न संख्या 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां स्थान, 59वां नंबर प्राप्त हुआ? जी हाँ, सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में भारतीय खिलाड़ी का भी नाम है और वे 59वें नंबर पर हैं और उन्होंने 197 करोड़ रुपए की कमाई की है। और ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है शिखर धवन,
ऑप्शन नंबर सी है ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर डी है आपके विराट कोहली। जी हाँ, 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत और विराट कोहली। इनमें से किस खिलाड़ी को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है? जो अभी ताजा रैंकिंग हुई है जो उसकी फोर्ब्स की, उसमें 100 खिलाड़ियों की सूची में उसमें कौन से हैं जिनको 59वां स्थान प्राप्त हुआ है? इन चारों ऑप्शन में अभी हाल में ही हुआ है, आपको पता होगा, संभवतः आपको पता होना भी चाहिए। 4 खिलाड़ियों में से कौन से हैं जिनको 59वां स्थान प्राप्त हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल आपका जो गैस था बिल्कुल सही था। ऑप्शन डी विराट कोहली, विराट कोहली सही हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल, जी हाँ, लगातार 5 साल से सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र खिलाड़ी हैं। जी हाँ, जो 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, उसकी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें एकमात्र ये क्रिकेटर हैं जिन्होंने पिछले साल 66वां स्थान प्राप्त किया था और इस साल वो 7 पायदान की छलांग लगा करके 59वें नंबर पर पहुंच गए। जी हाँ, लास्ट ईयर वो 66th स्थान पर थे और इस साल वो 59वें स्थान पर हैं। उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। जी हाँ, 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कोहली 2019 में, जी हाँ, ये भी नोट करें, कोहली 2019 में 189 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। जी, और अब इस साल वो 59वें स्थान पर हैं। बिल्कुल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़, जी हाँ, 208 मिलियन लगभग की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ये भी नोट करें आप, जो नंबर 1 पर है उनका नाम है आपका कॉनर मैकग्रेगर। जी हाँ, कॉनर मैकग्रेगर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA के दिग्गज खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने करीब 208 मिलियन रुपए में गणना की जाए तो 1517 करोड़ रुपए की कमाई की है और सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और वो किस राज्य के साथ किए हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर बिहार, ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। जी हाँ, कौन सा राज्य है? बिहार है, सिक्किम है, झारखंड है या पंजाब है? किस राज्य ने सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ADB ने किए हैं, बताएं किस राज्य में किए हैं। ठीक है ना, किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन होगा इस समझौते के बाद, बताएं कौन सा है वो राज्य। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, जी हाँ, सिक्किम है। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य, ठीक, पूर्व उत्तर का राज्य है ये सिक्किम। सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर लगभग
18.23 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी ने कहा है यह समझौता पूर्वोत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह समझौता। पूर्वोत्तर राज्य के जो भी कस्बे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, तीर्थ स्थान हैं या पर्यटन स्थल हैं, उनको यह आपस में जोड़ेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने, जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा। ठीक है ना, अभी हाल में ही घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से लेकर 30 के बीच में, यानी 2 साल के बीच में 2 अभियान भेजेगा। और जो ग्रह हैं उनके ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है बुध ग्रह। जी हाँ, 4 ग्रह हैं, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। इनमें से कौन सा ग्रह है जिसमें नासा 2028 से 2030 के बीच में 2 अभियान भेजेगा, बताएं। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह सही उत्तर है इसका, इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच में 2 अभियान भेजेगा। यह मिशन बेहद खास होने वाले हैं। इसके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच कर पाएंगे। जी हाँ, इसके जरिए ही कर पाएंगे। जो नासा के वैज्ञानिक हैं, जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, उसकी वो जांच परख कर पाएंगे। और इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर कर ली गई है। जी हाँ, इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। जी हाँ, कौन सा देश है जिसने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज के संबंध में हम आपसे एक प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पुनः है। ये एक मिशन जो लॉन्च हुआ है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से इस मिशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। जी हाँ, इन चारों में से कौन सा देश है जिसने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के लिए मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया। जी हाँ, आपका बिल्कुल उत्तर सही है, आपको विधिवत रूप से ज्ञात है अगर आपने पिछली सीरीज देखी है। उत्तर है उसका ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से
और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन प्रारंभ किया गया है। जी हाँ, इसको प्रारंभ करने के 2-3 और भी कारण हैं। एक पेरिस समझौता है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन है, उसकी दिशा में भी इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है ये, और दशकों तक हम किफायती और आकर्षक स्वच्छ ऊर्जा पा सकेंगे। ये लगभग 3 इसके कारण हैं। इस कारण से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? जी हाँ, कौन से हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जिन्होंने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर बनाने का, भारत के जो पूर्व कप्तान रह चुके हैं सौरभ गांगुली, उनका 25 साल पुराना रिकॉर्ड अभी तोड़ा है हाल में ही? बताएं। ऑप्शन नंबर ए है कोरी एंड्रस, ऑप्शन नंबर बी है डेवॉन कॉनवे, ऑप्शन नंबर सी है फिन एलन, ऑप्शन नंबर डी है टॉम लैथम। जी हाँ, कौन से हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज? कोरी एंड्रस हैं, डेवॉन कॉनवे हैं, फिन एलन हैं या टॉम लैथम हैं? जी हाँ, टॉम लैथम। 4 में से कौन है इनमें से? जी हाँ, डेवॉन कॉनवे। डेवॉन कॉनवे जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, डेवॉन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान का 25 साल पुराना रिकॉर्ड, पूर्व भारतीय कप्तान जो सौरभ गांगुली थे उनका 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, गांगुली की तरह ये बाएं हाथ के बल्लेबाज थे कॉनवे। कॉनवे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन के बाद 136 रन पर खेल रहे थे, और इस खेलने के दौरान ही उन्होंने गांगुली के 131 रन के, जी हाँ 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गांगुली की तरह जो कॉनवे हैं वो भी लेफ्ट हैंडेड हैं। जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ये। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष जो गांगुली हैं ने 1996 में लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और उन्होंने 131 रन की पारी खेली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सब नोट करते जाएं आप। अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो निकालें और विधिवत रूप से सारे बिंदु नोट करें परीक्षा में आने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। जैसे इसमें मैंने बताया आपको कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यही प्रश्न आ सकता है आपका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष है गांगुली, सौरभ गांगुली, ठीक है ना। और उन्होंने 1996 में लॉर्ड्स में, ठीक है ना, जो इंग्लैंड में है लॉर्ड्स में, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपना पदार्पण किया था। यही इंपॉर्टेंट है। देख कितने मैंने आपको इतनी बातें बताई, इसमें कितने सारे प्रश्न आपके मैंने पूरे कर दिए। देखिए 1996 में लॉर्ड्स में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और इन्होंने उस समय 131 रन की पारी खेली, और ये लेफ्ट हैंडेड हैं, ये भी एक बिंदु है। कॉनवे भी लेफ्ट हैंडेड है। और जो कॉनवे का और जो गांगुली का जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है वो 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ये भी कितना महत्वपूर्ण है। देखिए कितने साल, मतलब 25 साल लग गए रिकॉर्ड को तोड़ने में, और कॉनवे ने 136 रन के साथ, यानी कि गांगुली से 5 रन ज्यादा बना करके रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। सारे प्रश्न आप लिखते जाए, कोई भी प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उनको भी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री विधिवत रूप से और समय पर मिलती रहे और वे अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकें। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6वां प्रश्न है और ये प्रश्न है आपका, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? जी हाँ, नीति आयोग के जो एसडीजी भारत सूचकांक होता है उसकी 20-21 की रिपोर्ट जो आई है उसमें किस राज्य ने, ठीक है ना, जो राज्य बताऊंगा मैं आपको अभी ऑप्शन में, उसमें किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी था उनका और इस साल भी है। और ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर बिहार है, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, जी हाँ पंजाब,
और ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है केरल। जी हाँ, 4 राज्य हैं बिहार, पंजाब, झारखंड और केरल। इनमें से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में? बताएं कौन सा राज्य है? चलिए बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी नोट करें, ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। केरल नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपना शीर्ष यानी टॉप पर रहा है, ये शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। जबकि बिहार का प्रदर्शन जो है वो सबसे बुरा रहा। सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक, जी हाँ, सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक होता है ये एसडीजी। जी हाँ, एसडीजी ये है, ये सतत विकास लक्ष्य के लिए एक सूचकांक है ये, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। जी हाँ, ये क्या करता है, देखिए कितने सारे बिंदु निकल के आ रहे हैं इसमें भी, कि एसडीजी जो है वो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। एसडीजी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंक के साथ, जी हाँ 75 नंबर मिले हैं इसको, शीर्ष स्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। जबकि 74, बिल्कुल हाँ, एक नंबर कम रहा उसका, 74 अंक के साथ हिमाचल दूसरे और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है। यानी कि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 नंबर्स के साथ सेकंड स्थान पर दोनों राज्य रहे हैं ये, और नंबर 1 पर रहा है अपना केरल। ठीक है ना, इस बात को नोट करें, कौन सेकंड नंबर पे रहा है। सेकंड नंबर पे 2 प्रदेश हैं और 74 नंबर के साथ हैं वो, और 75 के साथ है आपका केरल। ठीक है ना। एसडीजी क्या है, यही मैंने आपको बता दिया है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का यह मूल्यांकन करता है ये। हाँ मित्रों, बने रहिए हमारे साथ, और आप देख रहे हैं इस समय पाथ ऑफ जॉब। पाथ ऑफ जॉब की करंट अफेयर सीरीज है, सीरीज नंबर 3 है ये। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ, कौन सा देश है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हुआ है। ठीक है ना, अभी आपको अगर पता हो, अगर आप विधिवत रूप से समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका 91 ईयर्स की एज में 3 जून 2021 को निधन हुआ है। और इसके आपके ऑप्शन नंबर ए है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है भूटान। जी हाँ, कौन सा है वो बताएं आप मुझे इन चारों में से। मॉरिशस के थे वो, या श्रीलंका के थे, या नेपाल के थे, या भूटान के थे? चारों हैं। अगर आपने समाचार पत्र पढ़ा है तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, पेपर में जो समाचार पत्र हैं उन समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा था ये समाचार बहुत ज्यादा। ठीक है ना, और ये मॉरिशस है, इसका पहला उत्तर आप नोट करें, ए मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, और उनका 91 साल की उम्र में, जी हाँ 91 ईयर्स की उनकी एज थी, और उनका 3 जून 2021 को निधन हुआ है। और अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रह चुके थे। जी हाँ, देख कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन दोनों पदों पर रहे थे, ये देखिए, है ना, पूछा जा सकता है। देखिए इसमें 3 प्रश्न बन सकते हैं कि अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे थे, पहला। दूसरा, इनकी डेथ कब हुई, और ये किस देश के थे। ठीक है ना, और ये तीनों प्रश्न हैं। कोई, मैं आपको जो बिंदु बताता हूँ, जो भी आपको मैं प्रश्न की जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, उसको आप नोट करते जाएं। भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। देखिए चौथा भी निकल के आया बिंदु इसमें से, देखा आपने। अनिरुद्ध जो जगन्नाथ हैं, ये अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। जी हाँ, अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म जो हुआ था 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ। वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे, और इससे पहले वह देश के प्रधानमंत्री रहे थे। देखिए कितने सारे बिंदु निकल के आए हैं, कम से कम 4 बिंदु तो हैं ही इसके महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो 4 बिंदुओं को आप विधिवत रूप से अध्ययन करें, नोट करें, सारे बिंदु लिखे, बिंदुवार लिखें इनको। 4 प्रश्न 4 है, जैसे किस देश के थे पहला, और
कौन सी डेट थी जब वो एक्सपायर हुए, 3 जून थी 2021, ठीक है ना। और कि दोनों पोस्ट पर रहे थे ये, प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और प्रेसिडेंट भी रहे थे, राष्ट्रपति भी रहे थे और प्रधानमंत्री भी रहे थे, 3 हो गए। और इनको प्रथम भारतीय सम्मान से नवाजा गया था, प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान, जी हाँ, प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। ये देखिए 4 बिंदु हैं, इनको कम से कम 4 बिंदु तो आप नोट करें ही, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 8। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जी हाँ, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 ईयर की एज में निधन हो गया, डेथ हो गई इनकी। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी है अनिल बोरा, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मी नंदन बोरा, और डी में है आपके मोहन अग्रवाल। बताइए कौन थे असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और ये प्रख्यात यानी बहुत ज़्यादा ही विख्यात साहित्यकार थे, और 89 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, अभी हाल में ही हुआ है। और नोट करें आप, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी नंदन बोरा। लक्ष्मी नंदन बोरा असम के जाने माने साहित्यकार हैं, साहित्यकार रहे थे ये। और बोरा का 3 जून 2021 को अभी निधन हुआ है। इन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं। उनका जो पहला उपन्यास था वो था गंगा सिलोनिर पाखी। जी हाँ, लिख लें आप, गंगा सिलोनिर पाखी। और उनके इस उपन्यास को देखिए कितना, मतलब उनका पहला उपन्यास था और कितनी ख्याति मिली उनको कि पहले उपन्यास का जो अनुवाद हुआ 11 भाषाओं में होता है। कितने? 11 भाषाओं में अनुवाद होता है। और 1976 में, ठीक है ना, और 1976 में इस उपन्यास पर फिल्म भी बनती है। पहले उपन्यास से ही छा गए थे। हाँ जी, लक्ष्मी नंदन बोरा जी पहले उपन्यास से छा गए, 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ, और फिर इस पर 1976 में एक फिल्म भी बन रही है। और देखिए कितने बिंदु हैं, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो व्याख्या कर रहा हूँ, कितने बिंदु हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला इनको, देखिए, है ना। और असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। उन्हें सरस्वती सम्मान मिला, और उनको असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अब आप देखिए कितने सारे इनको सम्मान मिलते हैं। असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रहे, सरस्वती सम्मान मिलता है इनको, असम वैली लिटरेरी अवार्ड मिलता है उनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इनको। पहला उपन्यास गंगा सिलोनिर पाखी इतना विख्यात होता है 11 भाषाओं में, जिसका अनुवाद होता है, और 1976 में इस पर फिल्म बनती है। सारे बिंदु आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अभी हाल के करंट अफेयर हैं ये, और ये अभी हाल में जो परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली हैं उनमें इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्याय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? जी हाँ, पुनः सुने प्रश्न को एक बार फिर से। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर दीपक गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी है अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी है रंजन गोगोई, और ऑप्शन नंबर डी है शरद अरविंद बोबडे। जी हाँ, 4 हैं। चारों में से कौन है? दीपक गुप्ता जी हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, रंजन गोगोई जी हैं, शरद अरविंद बोबोडे जी हैं। बताइए इनमें से, अभी हाल में ही है इनका, इन्होंने पदभार संभाला है। और नोट करें आप, ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रहे,
अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। और इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जस्टिस HL दत्तू। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे ये जस्टिस HL दत्तू जी, और पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। तब से NHRC में अध्यक्ष का पद खाली था। जी हाँ, दिसंबर से ये पद खाली था और अब बन गए हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा, और अरुण कुमार मिश्रा से पहले आपके रहे दत्तू जी। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। प्रश्नों की श्रृंखला के अगले प्रश्न में आपका फिर से स्वागत। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय उद्योग परिसंघ, जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर टीवी नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर बी संजीव बजाज, ऑप्शन नंबर सी पवन मुंजाल, ऑप्शन नंबर डी राहुल सचदेवा। जी हाँ, भारतीय उद्योग संघ का, जी हाँ, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है CII, उसका नया अध्यक्ष इनमें से यानी कि टीवी नरेंद्रन, संजीव बजाज, पवन मुंजाल, राहुल सचदेवा में से किसको नियुक्त किया गया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल लिखें, नोट करें, टीवी नरेंद्रन। जी हाँ, टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। जी हाँ, टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD हैं ये टीवी नरेंद्रन, और इनको भारतीय उद्योग परिसंघ का अब नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया है। जी हाँ, उदय कोटक को रिप्लेस किया है इन्होंने। जी हाँ, उदय कोटक जो थे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO थे। बता दें कि आपको हम यहाँ ये भी कि टीवी नरेंद्रन को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रबंध निदेशक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जी हाँ, जो टीवी नरेंद्रन हैं ये 1 नवंबर 2013 से टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। जी हाँ, और अभी हाल में ही इनको भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है, टीवी नरेंद्रन। और इन्होंने रिप्लेस जो किया है, इन्होंने कोटक जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। जी हाँ, इन्होंने कोटक जी को, उदय कोटक जी हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO हैं, उदय कोटक जी, उनसे ये पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। बिल्कुल नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, सफलता आपसे अब दूर नहीं है, सफलता पाना अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पाथ ऑफ जॉब खड़ा है आपके साथ, जो निरंतर आपको देगा करंट अफेयर और परीक्षा से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी समय समय पर। आप बने रहिए हमारे साथ और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हमारे साथ करिए हल और अपना सफलता का मार्ग करिए प्रशस्त। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करिए अपने मित्रों को, जिससे उनको भी इस तरह की परीक्षा उपयोगी सामग्री समय समय पर उपलब्ध हो सके। सब्सक्रिप्शन की आशा के साथ आपका पाथ ऑफ जॉब।